तो कहानी की शुरुआत में आरिफ और उसकी वाइफ सीकू को दिखाया जाता है, जिनके इस्तांबुल में एक कारपेट शॉप है जहां वो दोनों बड़ी मेहनत से काम करते हैं। एक दिन आरिफ का पुराना दोस्त लॉगर अपने असिस्टेंट्स के साथ आरिफ की शॉप पे आता है और उसे बताता है कि उसने पास ही एक अजीबोगरीब चीज देखी है, जिसे दिखाने के लिए वो लोग आरिफ को उसके साथ ले जाते हैं। वहां जाने के बाद आरिफ को पता चलता है ये सिर्फ लॉगर की एक चाल थी जो उसने उसकी वाइफ सीकू को पाने के लिए चली थी, क्योंकि लॉगर सीकू की वाइफ को बहुत चाहता था। इससे पहले आरिफ कुछ कर पाता वो लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं और जिस चीज के बारे में उन्होंने बताया था असल में वो एक टाइम मशीन थी। लॉगर एक एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए खुद को हूबहू आरिफ के जैसा बना लेता है और आरिफ से कहता है वो सीकू से इस नए रूप में मिलेगी जिससे सीकू उसे आरिफ ही समझेगी। यह सुनकर आरिफ उसे रोकने के लिए गुस्से से चिल्लाता है। तभी लॉगर का असिस्टेंस टाइम मशीन को एक्टिवेट करके उसे 10 लाख साल पीछे भेज देता है। कुछ ही देर बाद आरिफ 10 लाख साल पीछे पहुंच जाता है जहां अभी तक डायनासोर्स मौजूद थे। वो डर के मारे यहाँ वहाँ भटकने लगता है। तभी अचानक उसकी मुलाकात कुछ एप्स यानी पुराने जमाने के लंगूरों से होती है, जो कि उस जमाने के हिसाब से नए थे, जिनमें काफी ज्यादा बदलाव आ चुका था, लेकिन उन्हें इंसान बनने में अभी भी काफी ज्यादा टाइम था। आरिफ के पास अपना अकेलापन दूर करने के लिए और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो उन लंगूरों के साथ रहने लगता है और साथ ही उन्हें कुछ ट्रेनिंग भी देता रहता है ताकि वो इंसानों जैसा बिहेवियर कर सके। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन जब आरिफ पेशाब कर रहा होता है तो सर्दी के कारण उसकी पेशाब बर्फ में बदल जाती है। आरिफ समझ जाता है वहाँ का टेम्परेचर आज के जमाने के नॉर्थ पोल के जैसा है और आरिफ के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था, इसीलिए वो पेशाब करके उससे एक नई डिजाइन बनाता है। काफी ज्यादा वक्त बीतने के बाद आरिफ देखता है बहुत कुछ सिखाने के बाद भी इन एप्स में कोई भी बदलाव नहीं आया है, इसीलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो सोचता है अगर मुझे अपने घर पर वापस जाना है तो मुझे यहाँ पे इंसानों की तलाश करनी होगी। इसीलिए वो इंसानों की तलाश में जंगल में निकल जाता है और रास्ते में जंगल में उसे एक खतरनाक टीरेक्स डायनासोर मिलता है, जिसकी भयानक आवाज सुनकर आरिफ काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वह एक मादा डायनासोर है और वह अपने अंडों को बचाने के लिए उस पर गुर्रा रही है। तो आरिफ फ्रेंडली लुक देकर वहां से हट जाता है। टीरेक्स उसके फ्रेंडली बिहेवियर से खुश हो जाते हैं, इसीलिए उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दे देते हैं, जिसे लेने के बाद आरिफ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे शहद खाने लगता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस छत्ते की वजह से एक बहुत बड़ी मधुमक्खी उसके पीछे पड़ गई है और वो मधुमक्खी उसे काटने लगती है। आरिफ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर वो किसी तरीके से मधुमक्खी से अपना पीछा छुड़ाता है, पर तब तक उस पर मधुमक्खी के डंक का असर हो चुका था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें बंद होने से पहले पेड़ पर उसे 2 आदिमानव दिखाई देते हैं। वो कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही वो आदिमानव उसे बेहोश कर देते हैं और जब आरिफ की आंख खुलती है तो वो खुद को एक गुफा के अंदर पाता है जहाँ ढेर सारे आदिमानव उसे घेरे हुए किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। दरअसल आरिफ उनके लिए एक स्ट्रेंजर था, इसीलिए वो इससे डरे हुए थे और उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आरिफ को उसकी भाषा आती थी, इसीलिए उनके सरदार डेमी से कहता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक आम इंसान है और वो उन्हें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी उनकी बात चल ही रही होती है, तभी एक आदमी आकर उन्हें खबर देता है एरोजेंस आए हैं। एरोजेंस एक अलग कबीला था जिसका सरदार कारगा था। वो लोग काफी समय से डिमी के कबीले पर जुल्म करते आ रहे थे। एरोजेंस जब भी यहाँ आते डिमी के कबीले के लोगों को मारते पीटते और उनका खाना और औजार यहाँ से लेकर चले जाते। इस बार कारगा डिमी के कबीले से 3 स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को किसी खास काम के लिए लेने के लिए आया था। बदकिस्मती से आरिफ भी उनमें से एक था और जब आरिफ जाने से मना करता है तो कारगा अपने बेहोश करने वाले तीर से उसे बेहोश कर देता है और उसे साथ लेकर अपने कबीले की तरफ जाने लगता है। रास्ते में टेसो नाम के एक जंगली के सिर पर चोट लगने से वो गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है और वो दर्द से कराहने लगता है। ये देखकर कारगा को लगता है कि वो मर गया है, इसीलिए वो लोग उसे दफनाने लगते हैं। आरिफ जो कि होश में आ चुका था वो कहता है ये अभी मरा नहीं है, सिर्फ इसका हाथ टूटा है। ये कहकर वो उसके हाथ पर मरहम पट्टी करता है, जिससे टेसो को बेटर फील होता है और वो आरिफ को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। जब वो लोग गाँव पहुँचते हैं तो आरिफ को पता चलता है असल में यहाँ गार्गा के भतीजे काउलिया का राज चलता है, जो कि टेसो का बाप भी था। बाप बेटे एक दूसरे से मिलते हैं। कारगा टेसो से उस मास्क के बारे में पूछता है जो
उसने टेसो के रूप में देखा था। वो खुश होकर बताता है कि उसने वो मास्क एक पेड़ की छाल से बनाया था। यह सुनकर काउलिया अपसेट हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा एक जंगली लड़ाकू बने, ना कि एक आर्टिस्ट। फिर काउलिया उसे अपने बचपन में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसकी वजह से उसके पिता कुमो की जान गई थी। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक स्पेसशिप वहां पर लैंड करती है और उसमें से दो स्ट्रेंजर्स बाहर निकलते हैं और काउलिया के पिता कुमो को एक बॉल गिफ्ट में देकर वहां से चले जाते हैं। उनके गिफ्ट से खुश होकर कुमो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है और स्पेसशिप के इंजन से निकलने वाली आग से जलकर मर जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम काउलिया को ये कहते हुए सुनते हैं उस घटना के बाद से उसे हर नई चीज, हर नए इन्वेंशन से नफरत हो गई थी। उसे लगता था उसके पिता स्वर्ग में हैं, इसीलिए उसने एक बहुत ऊंचा टावर बनवाया था जिस पर चढ़कर बहुत सारे लोगों ने कुमो को वापस लाने की कोशिश की, पर कोई भी ना तो कामयाब हो पाया और ना ही कोई जिंदा वापस लौटा। इसीलिए कारगा टिमी के कबीले से 3 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को लेकर आया था ताकि उन्हें टावर पर भेज सकें। ये सब सुनकर एरिफ अकेले ऊपर जाने का फैसला करता है और देखते ही देखते वो टावर पर चढ़ जाता है। सबसे ऊपर पहुंचने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसे कुमो समझकर एरिफ उसे अपने साथ लाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो आदमी उससे डरकर पीछे हट जाता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और उसके नीचे गिरने से मौत हो जाती है। इस बात से अपसेट होकर एरिफ धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जब वो वापस जमीन पर पहुंचता है तो सारे गांव वाले उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि टावर से जिंदा लौटने वाला वो पहला इंसान था। इसी बात पर लोग खुशी से झूमने लगते हैं जिससे माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है। काउलिया इस बात से अपसेट हो जाता है कि एरिफ उसके बाप को नहीं ला पाया, पर उसके एफर्ट को देखकर वो उसे माफ कर देता है। टेसो एरिफ के बहादुरी से इम्प्रेस होकर एक स्टोन पर उसका ड्राइंग बनाता है। एरिफ उसकी कला की तारीफ करता है। तब टेसो उसे अपनी कला का रेयर कलेक्शन दिखाता है जिसमें दूसरे गांव की एक लड़की की तस्वीर भी होती है जिसका नाम मिमी था। टेसो से बताता है कि वो उस लड़की को चाहता है। उस तस्वीर को देखकर एरिफ को अपनी वाइफ सीकू की याद आ जाती है और वो टेसो से रिक्वेस्ट करता है वो अपने सारे औजार उसे दे दे जिसकी मदद से वो अपने टाइम में वापस जा सके। टेसो कहता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पिता ने उन सारे औजारों को एक गुफा के अंदर बंद करके रखा है और सबको सख्ती से मना कर दिया है वो उसका इस्तेमाल ना करें। पर एरिफ टेसो को मिमी से मिलाने का वादा करके उसे मना लेता है। उस रात वो लोग टूल्स ढूंढने के लिए चुपके से उस गुफा के अंदर जाते हैं, पर कारगा उन्हें देख लेता है और पकड़कर काउलिया के पास ले जाता है जो अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़े जाने पर बहुत ज्यादा निराश होता है और उसे गांव से बेदखल कर देता है। इस बात से दुखी होकर टेसो गांव छोड़कर एरिफ के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें मिमी और उसकी सहेलियां एक नदी में नहाते हुए दिख जाती हैं। मिमी टेसो के बैकग्राउंड की वजह से उसे पसंद नहीं करती थी, पर एरिफ टेसो की पीठ पर मिमी का टैटू दिखाता है जिससे मिमी थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और टेसो के बारे में उसकी सोच बदल जाती है। फिर वो सारे लोग वापस मिमी के गाँव चले जाते हैं। तब एरिफ उन सबको एक नई सभ्यता की शुरुआत करने का प्लान बनाता है। वो टिमी को काउलिया की गुफा में छिपे हुए हजारों एडवांस वेपन्स के बारे में बताता है और उन्हें चुराने के लिए उनकी मदद मांगता है। नए टूल्स की मदद से उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद में वो लोग उसे हाँ कर देते हैं। उस रात एरिफ और टेसो फिर से काउलिया की गुफा में जाते हैं और सारी जरूरत की चीजों को एक चक्के वाली गाड़ी में लाद कर अपने गाँव में ले आते हैं। एरिफ उन सामानों से तुरंत काम की चीजों को बनाना शुरू कर देता है जिससे कि उन गांव वालों की जिंदगी आसान हो जाए। कुछ दिनों में एरिफ की बनाई हुई चीजों के कारण उनकी जिंदगी काफी ज्यादा बदल जाती है। 7000 सालों में होने वाले चेंजेस उन्हें कुछ ही महीनों में दिखने लगते हैं। अब वहाँ औरतें खाना बनाना सीख गई थी और बच्चे स्कूल जाने लगे थे और एरिफ के कामों से खुश होकर गाँव वालों ने उसे गाँव का मुखिया बना दिया था। पर अभी भी गाँव वालों में अक्ल की कमी थी जिससे एरिफ काफी ज्यादा खुश नहीं था। इस बीच काउलिया को पता चलता है कि गुफा की सारी चीजें एरिफ और टेसो ने चुरा ली हैं। इसीलिए गुस्से में आकर वो अपने अंकल कारगा को उन्हें मारने के लिए भेजता है। पर कारगा जब गांव में पहुंचता है तो वहां हुए बदलाव को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उन लोगों से वो सारी चीजें उन्हें देने के लिए कहता है। एरिफ उसके लोगों के सामने उसकी नकल उतारता है और उसका मजाक बनाता है। इस बात से गुस्सा होकर कारगा अपनी सेना के साथ वापस आने और उसे बदला लेने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। एक दिन एरिफ टेसो मिमी के साथ पास के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाता है
पर वो लोग जब वापस लौटते हैं तो वो लोग देखते हैं पूरा गांव तहस नहस हो चुका है। एरोजेंस लोग गांव की सारी चीजें अपने साथ ले गए थे। आरिफ इन सारे झगड़ों से तंग आकर काउलिया के पास जाता है और उसके सामने एक सुझाव रखता है और वो कहता है 6 लोगों की टीम के साथ एक फुटबॉल का गेम खेला जाए और जो इस गेम को जीतेगा और अगर उसकी टीम उसमें जीतती है तो उसके गांव से चुराया हुआ सारा सामान काउलिया को उसे वापस लौटाना होगा और अगर उसकी टीम हारती है तो वो काउलिया के लिए इतना लंबा टावर बनाएगा जिससे वो अपने खोए हुए पिता को वापस ला सके। इसके लिए काउलिया तुरंत मान जाता है। तब इस बात का खुलासा होता है कि एरोजेंस अपने मरे हुए बाप की याद में काफी ज्यादा फुटबॉल खेला करते थे। कोमो का खास बाल उनके लिए एक खजाने के जैसा था, इसीलिए काउलिया को एक टीम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो अपनी टीम में 6 सबसे मजबूत, तगड़े और ताकतवर लोगों को चुनता है। दूसरी तरफ आरिफ भी अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करता है, पर बदकिस्मती से उन लोगों ने फुटबॉल का नाम तो छोड़ो, फुटबॉल की टीम जैसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सुना था। इसी बीच मिमी उन्हें बताती है कुहारा नाम का एक पुराना एरोजेंस गोलकीपर उनके गांव में रहता है। वो फुटबॉल से रिटायर हो चुका था और उसने एक मैच में 8 गोल किए थे। आरिफ उसे खेलने के लिए मनाने के लिए कोशिश करता है पर वो खेलने से इनकार कर देता है। ये देखकर टिमी गोलकीपर बनने के लिए तैयार हो जाता है। आरिफ और टेसो फॉरवर्ड स्ट्राइकर्स बन जाते हैं और बाकी खिलाड़ी दूसरे गांव वालों को बना दिया जाता है। इसके साथ ही आरिफ और उसकी टीम बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग में जुट जाती है। मिमी और दूसरी औरतें उनकी टीम के लिए फुटबॉल जर्सी बनाती हैं। आरिफ और उसकी टीम प्रैक्टिस करते करते अच्छे से फुटबॉल खेलने लगती है। जल्द ही वो खास दिन आ जाता है। सारे लोग जोश से भरे होते हैं पर बदकिस्मती से खेल की शुरुआत से ही एरोजेंस लोग उन पर भारी पड़ने लगते हैं। वो लोग बड़ी ही आसानी से अपने दुश्मन को पस्त करके 4 शानदार गोल कर लेते हैं। आरिफ की टीम का एक खिलाड़ी हाफ टाइम से थोड़ा पहले एक गोल करने में कामयाब हो जाता है और इस बात का जश्न मनाने के लिए वो इतनी तेजी से दौड़ता है कि पास में जल रही आग में गिर जाता है। हाफ टाइम में आरिफ उनसे डिस्कस करते हुए कहता है दरअसल वो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक एलियन है जो इस प्लेनेट पर अच्छे खाने की वजह से रह रहा था। उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं जो गेम को उनकी ओर आसानी से पलट सकते थे, पर उसने अब तक उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि इससे किसी को चोट पहुंच सकती थी। क्योंकि अब उसकी टीम की जीत का सवाल है, इसीलिए अब उसे एलियन बनना पड़ेगा। ये सब जानने के बावजूद भी गांव वाले उससे नाराज होने के बजाय उसे इनकरेज करना शुरू कर देते हैं ताकि वो गेम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। जल्दी सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है और आरिफ अपने गजब के फुर्तीलेपन और तेज नजर से अपनी टीम को लीड करते हुए 3 गोल कर देता है और इस तरह गेम 4-4 की बराबरी पर पहुंच जाता है। गेम की गर्मा गर्मी में टेसो की एरोगेंस के एक खिलाड़ी से लड़ाई हो जाती है जिससे टीम को पेनाल्टी लग जाती है। टिमी पेनाल्टी गोल को तो रोक लेता है लेकिन उसके हाथों में चोट लग जाती है जिसके घायल होने की वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है। गोलकीपर के ना होने से कुहारा सामने आकर गोलकीपर बन जाता है। वो दीवार की तरह अपनी तरफ आने वाली हर चीज को रोक देता है। आखिर के कुछ सेकंड्स बचते हैं तब आरिफ उछलकर एक खतरनाक शॉट मारता है जिससे बॉल सीधा गोल पोस्ट में पहुंच जाता है और इस गोल के साथ ही उसकी टीम जीत जाती है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है और काउलिया भी विरोधी टीम की जीत पर उनको बधाई देता है। वो उनसे कहता है वो उनसे किया हुआ वादा पूरा करेगा और अब हमेशा के लिए वो उनके गांव से दूर रहेगा। इस शानदार जीत के बावजूद आरिफ उदास रहता है क्योंकि उसे लगता है कि लॉगर ने उसकी बीवी सीकू को अपने कब्जे में कर लिया होगा, इसीलिए वो हमेशा के लिए गांव को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता है। लेकिन निकलने से पहले वो टेसो को अपनी घड़ी और टिमी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दे देता है। तभी अचानक वहाँ एक तेज रोशनी फैल जाती है और उसमें से सीकू निकलती है। आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और हैरत से वो अपनी बीवी को देखने लगता है और सीकू से बताती है कि लॉगर के साथ उसे चले जाने के बाद उसने इंटरनेट पर 10 लाख साल पुरानी एक अंगूठी देखी थी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को शोध के दौरान एक गुफा के अंदर मिली थी। जब उसने उस घड़ी और अंगूठी के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई तब उसे पता चला ये अंगूठी और घड़ी असल में आरिफ की थी। इस सारी जानकारी को मिलने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि जो उसके सामने था वो आरिफ नहीं बल्कि बहरूपिया लॉगर था। तब उसे वह गन पॉइंट पे लेकर उससे अपने पति की लोकेशन के बारे में पूछती है और आखिर में लॉगर के टाइम मशीन को ऑपरेट करके वो यहाँ तक पहुंची थी। जल्द ही वो गांव वालों को अलविदा कहकर अपने समय में वापस लौट आते हैं और घर पहुंचते ही वो लॉगर को उसी गांव में वापस भेज देते हैं। पहले गांव वाले उसे आरिफ समझकर उससे अच्छे से बात करते हैं पर जैसे ही घमंडी लॉगर उन सबका
मजाक उड़ाने लगता है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई बहरूपिया है। हालात तब और ज्यादा खराब हो जाते हैं। कावलिया और उसके लोगों को लगता है कि सालों पहले उसके पिता की उसी के स्पेसशिप से मौत हुई थी। गुस्से से भरी भीड़ को देखकर लॉगर डर जाता है और उन लोगों से खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इससे पहले वो लोग उसे पकड़ पाते तभी अचानक एक टीरेक्स आकर उसे निगल लेता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।